नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसा अनूठा केस लेकर आए हैं जो लोगों, परिस्थितियों, उनकी बातों, इशारों और शब्दों को समझने की हमारी क्षमता पर कई सवाल उठाता है। अक्सर जब हम किसी बात के लिए ना कहते हैं तो उसका साफ मतलब ना ही होता है। जैसे जब हम किसी से बात नहीं करना चाहते हैं या कोई चीज हम नहीं खरीदना चाहते हैं, लेकिन कई बार जुबान पर ना होते हुए भी दिल में हाँ होती है। हंसी मजाक में किसी को छेड़ते हुए अगर हम किसी अपने से रूठे हैं तो उसके मनाते वक्त या अपने रूठने या गुस्से के असर को और बढ़ाने के लिए हम कई बार हाँ की जगह ना कह देते हैं। लेकिन मामला जब संगीन हो, जब दो व्यक्तियों के बीच के शारीरिक संबंध से जुड़ा हो, तब क्या ना का मतलब सिर्फ ना होता है या फिर हाँ भी हो सकता है। आज का ये केस बहुत ही सरल लेकिन महत्वपूर्ण दो शब्द हाँ और ना की समझ और उसके इंटरप्रिटेशन पर आधारित है। आइए इस विषय को और अच्छी तरह से समझने के लिए देखते हैं हमारी आज की कहानी। अब याद आ रही है माँ तुझे? फिर नहीं चढ़ूंगा मैडम किसी भी लड़की को। मैम, एक केस आया है, आपका आना जरूरी है। अगली बार हाथ जोड़ने के लायक भी नहीं रहेगा तू। और तो खातिरदारी करो इसकी। क्या कंप्लेंट है? रेप कंप्लेंट है। किसका रेप? मेरा। पार्थो, केबिन में आओ। नाम क्या है तुम्हारा? दृष्टि रॉय। और मैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च स्टूडेंट हूँ। इसका मतलब है तुम कोलकाता में नहीं रहती हो? नो मैम, बट माई फैमिली स्टेज देयर, न्यूयॉर्क में। मैं वहाँ से रिसर्च के लिए यहाँ आई थी, बांग्ला लिटरेचर पे थीसिस करने के लिए। हादसा कब हुआ था? 28 मार्च को। 28 मार्च? आज 19 जून है। तब तुमने कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाई थी? मैम, आफ्टर द इंसिडेंट मैं बहुत ज़्यादा टूट गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। आई वॉज एक्चुअली इन ट्रॉमा। तब मैंने सोचा मुझे अपनी फैमिली के पास चले जाना चाहिए, न्यूयॉर्क। मैं वहाँ गई, फैमिली के साथ रही और साइकेट्रिस्ट से मिलने के बाद मैं धीरे धीरे इस इंसिडेंट से बाहर निकल सकी। और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि अहमद ने मेरे साथ कितना गलत किया था। इसीलिए मैं कंप्लेंट लिखाने यूएस से यहाँ आई हूँ। ये अहमद कौन है? मैम, डायरेक्टर हैं और वो डॉक्यूमेंट्रीज डायरेक्ट करते हैं। ये डायरेक्टर तनुजा सिद्दीकी के हस्बैंड तो नहीं? यस मैम। तुम उन्हें कैसे जानती हो? मैम, मैं जब रिसर्च के लिए यहाँ आई थी तो मेरे एक रिलेटिव हैं यहाँ पर जिन्होंने मुझे दानियाल हसन से मिलाया था और दानियाल हसन ने मुझे अहमद से इंट्रोड्यूस कराया। और ये दानियाल हसन से मुलाकात कब हुई थी? जून 2014। मिलन होबे कत दिने, मिलन होबे कत दिने, আমার মনের মানুষের সনে, আমার মনের মানুষের সনে, মিলন হবে কত দিনে। वाह वाह वाह, क्या बात है। लालू के फकीर के जो गाने होते हैं ना, उनके हर वीर वर्ड्स में कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। आई विश कि मुझे कोई एक्सपर्ट मिल जाता ना, तो सीरियसली मैं तो बस उनके पाँव में गिर जाती और बोलती, ओ गॉड गुरु जी मुझे सब कुछ सिखा दो, मुझे चेली बना दो। हो जाएगा। अच्छा, कैसे? अरे मेरा दोस्त है ना अहमद, मेरे थिएटर कंपनी में पार्टनर है और बहुत माना हुआ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर है। हम दोनों ने मिलकर बंगाली फोक कल्चर में कितनी फिल्में बनाई हैं। वाओ, रियली? प्लीज यार दानियल भाई, प्लीज मुझे मिला दो। मिला दूंगा। कुछ डेज के बाद वो मुझे अहमद के घर लेके गया। जितना उनके बारे में सुना था उससे बहुत ज्यादा उनका जो घर था वो उनके बारे में बोल रहा था। किस लेवल तक बंगाल का कल्चर उनके जीवन में है सब दिख रहा था। হ্যাঁ দানিয়াল, কি খবর বন্ধু? ভালো? खूब भालो। বড্ড দিনে বাদ। হ্যাঁ देखो मैं किसे लाया हूँ। हाय सर। अहमद भाई, दृष्टि।
ओहो, you told me लालौन फैन, right? या बड़ी खुशी हुई कि इस उम्र में, इस दौर में कोई लालौन गीति पर दिलचस्पी रखता है। एक्चुअली सर आई एम जस्ट ट्राइंग टू लर्न एंड दानियाल ने मुझे बताया था कि आप लालौन गीति में एक्सपर्ट हैं, तो बस आई जस्ट कुडंट स्टॉप माय सेल्फ। गलत नहीं कहा इसने। सब लोग की कोई लालौन की जात संसारी। बसो, बैठो बैठो बैठो। सब लोग की कोई लालौन की जात संसारी। लालौन फैन, मैं तुम्हारी हर मुमकिन मदद करूंगा लालौन सीखने में। रियली? देखो, 1-2 दिन में ये सीखना नामुमकिन है। मैं चाहूंगा कि तुम मेरे साथ शूट्स में आओ, मेरे शोज में आओ और लालौन को अपनी आंखों से देखो, महसूस करो। You'll enjoy it. जून 2014 से तुम अहमद को जानती हो और हादसा हुआ है मार्च 2015 में। यस मैम। इसका मतलब है 9 महीने से जान पहचान थी तुम्हारी। इस बीच तुम्हारे संबंध सिर्फ कामकाज से जुड़े हुए थे? मैम, अगर 2 लोग इतना टाइम स्पेंड करते हो, साथ में शूट्स पर जाते हो, साथ में बॉल और फकीरों से मिलते हो, गांव-गांव जाकर शूट्स देखते हो, तो जाहिर सी बात है कि उन दोनों में एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप के अलावा एक फ्रेंडशिप भी होगी। फिर उसके घर पे अहमद ने मुझे अपनी वाइफ तनुजा से भी मिलवाया। एक बार उसके घर पर एक पार्टी थी और उसने मेरे लिए गाना भी गाया, रविंद्र संगीत। আমি চিনি গো চিনি তোমারে ও গো বিদেশিনী তুমি থাকো সিন্ধু পারে ও গো বিদেশিনী। उस रात अहमद ने बहुत ज़्यादा पी रखी थी। उसने कभी भी अल्कोहल के नशे में मेरे साथ बदतमीजी नहीं की थी। बदतमीजी नहीं की थी, लेकिन तुम्हारी तरफ आकर्षित तो था। तो ये आकर्षण सिर्फ तुम्हें गाना सुनाने तक सीमित था? नो मैम, अहमद मुझे लाइक करता था और मैं भी। एक दिन हम उसके शो से लौटे और तब आज का शो तो बहुत अमेजिंग था। आई मीन, आई कांट बिलीव कि तुम इतनी अच्छी एक्टिंग कर लेते हो। यू नो व्हाट, तुम्हें डायरेक्टर नहीं एक्टर होना चाहिए। Did you see how they were applauding for you? This is brilliant. मुझे आम पब्लिक की नहीं, खास फैन की सराहना चाहिए। इसके बाद एक दिन हम अहमद के घर पर थे। दृष्टि, तुम्हें संदेश पसंद है? रुको मैं लाती हूँ। भीमनाथ के कहने से। जल्दी नहीं है, जाओ। तनुजा मेरे लिए संदेश लेने अंदर गई। इतना सब कुछ होने के बावजूद तुम उसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाना चाहती हो। पहले एक दूसरे को केस करना, उसके बाद में पुलिस कंप्लेंट करना। पुलिस को बेवकूफ समझ रखा है तुमने। What do you mean? 1-2 बार किस कर लेने का मतलब ये नहीं है कि उसे राइट मिल जाता है कि वो मेरे साथ कुछ भी करे, वो भी मेरी मर्जी के खिलाफ। I'm sorry. 28 मार्च को क्या हुआ था? उस दिन मॉर्निंग में मैंने अहमद को फ़ोन किया था। गुड मॉर्निंग। अच्छा सुनो ना, मुझे एक फेवर चाहिए था। अरे दृष्टि जी, आप हुक्म तो कीजिए। मुझे तुम्हारे शो के 3 टिकट्स चाहिए थे। शुक्र है 3 सुनकर तसल्ली हुई, 2 कहती तो दिल जलता मेरा। तुम एक काम करो, आज डिनर पे आ जाओ, मैं टिकट्स मंगवा कर रखता हूँ, ठीक है? ओके, डन, बाय। डिनर का प्रोग्राम अक्सर बनता था? यस मैम। ये तनुजा भी साथ में होती थी? नॉट ऑलवेज, लेकिन मुझे पता था कि हम दोनों डिनर पे जाते हैं एंड शी डिडंट हैव अ प्रॉब्लम। फिर क्या हुआ? अहमद के घर जाने से पहले मैं अपनी एक फ्रेंड को मिलने वाली थी। शाम को जब मैं तैयार हो रही थी तब मुझे अहमद का कॉल आया। हेलो। और सुनो, प्रोग्राम में थोड़ा चेंज है,
तनु ने अभी भी बताया कि हमको आज शाम को शादी में जाना है। शादी? पर फॉर अबाउट डिनर? एक काम क्यों नहीं करती तुम भी साथ चलो हमारे साथ शादी में। नहीं। नो तुम 9 बजे आ जाओ यहाँ पर। अरे नेथन भी आने वाला है, साथ मिलकर चलेंगे। ठीक है, फाइन, आई विल सी यू देन, ओके? जी अहमद, ओह प्लीज कम इन। डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन फोक एंड क्लासिकल, देयर इज अ वास्ट डिफरेंस। हमारे देश की ये तकलीफ है, समझते नहीं, लिटिल नॉलेज है। अहमद, हाँ? This tree. Excuse me. Here is surprise. This tree. Come. What a surprise. Meet my friend Ashok. हाय। यही प्रहर न्यूज चैनल है ना, उसका कॉरेस्पोंडेंट है। आई नो, मैं जानती हूँ, देखा है मैंने टीवी पर। देखा है? हाँ? तू तो पॉपुलर है, सब जानते हैं तुझे। क्या मतलब? मैं स्टडी रूम में जाकर बैठा हूँ, वेट करो, मैं जस्ट मीटिंग निभा कर आता हूँ। सर काफ़ी टाइम हो गया, हम लोग भी जाएं? ठीक है, कोई बात नहीं, चलो मैं अगले हफ्ते आके शांति निकल मिलता हूँ तुम्हें। ठीक है? बिल्कुल सर। बाय बाय। अब लेकिन अहमद, वाई यू नॉट रेस्ट? अब जाना है ना शादी में, और तनुजा कहाँ है? वी हैव टू गो फॉर द वेडिंग ना। वेडिंग वो लोग गए। तनु गॉन विथ हर मॉम। मैं आज़ाद हूँ, कुछ नहीं, सब कुछ कर सकता हूँ, अकेला हूँ। अहमद, बहुत ज़्यादा पिए क्या? सब चलता है, यू जस्ट रिलैक्स, आई एम कमिंग। ओके। मैं बस वेट करती रही और थोड़े टाइम के बाद परेशान होकर मैं अहमद के पास गई। अरे भाड़ में जाए सब, हमारे किसू जाए से ना, बुझली? अरे वो डायरेक्टर होगी अपने घर में, उसके ऐसे 2 कौड़ी की कमर्शियल मूवीज नहीं डायरेक्ट करता हूँ मैं। फोक, मिट्टी, जुबान, ये है अहमद सिद्दीकी। यू वांट माय पॉइंट? अभी सब साला वो टाइम का किया जा रहा है। वो बुढ़िया वो तनु को मेरे खिलाफ भड़काती है। मैं अहमद, is everything okay? You're looking disturbed. हाँ, सॉरी मिस्टेक हो गया। कोई बात नहीं। अशोक, सॉरी यार, सॉरी, लिटिल सॉरी, कंफ्यूज हो गया। एक्सक्यूज मी। एक आधा घंटा हमारा इंतजार कर रही थी, 12 बजे हो गया हमारे लिए। कोई बात नहीं अहमद, पर नहीं, बात तो है। डू वन थिंग, बेडरूम से कुछ खाने लेके आओ हमारे लिए। हाँ ठीक है दादा, यू कैरी ऑन। ओके, गो खाने लेके आ। लेकिन ये अहमद ने तो कहा था कि तुम्हारा कोई जानकार भी आने वाला था, उसके बाद सब साथ मिलकर चलेंगे। जी नेथन। तो फिर क्या हुआ, वो नहीं आया? नहीं, और ये बात मैंने अहमद से भी पूछी। नेथन कहाँ है अहमद? वो आने वाला था ना, वेरी सी। हाँ नितिन, जस्ट कॉफी फोन लगाता हूँ। हे नितिन। अहमद भाई, अरे यार मुझे अर्जेंट काम से ना बोलपुर आना पड़ा, तो हम कल मिले। अरे यार, कल तक क्या शादी का दूल्हा दुल्हन तुम्हारे लिए वेट करेंगे क्या? हाँ चलो कोई नहीं, आप बाद में बात करते हैं, बाय। हाँ कोई नहीं, मैं मतलब हम और तुम, कोई नहीं। लेकिन अब नो मोर अल्कोहल, ओके? बहुत ज्यादा पी लिए तुमने। कहाँ पी मैंने? देखो हम परफेक्टली ऑलराइट। अच्छा अभी दिखाता हूँ तुमको, अभी मैं दिखाता हूँ, मैं कंट्रोल में हूँ, कंट्रोल में हूँ। देखो देखो, ए दिस लाइन स्ट्रेट दिखाओ, लाइक दिस स्ट्रेट आई वॉक, कंट्रोल। बट यू आर नॉट ओके। अरे अभी वॉशरूम से आता हूँ, हम ओके। इसका मतलब है आखिरकार तुम दोनों ही थे। यस। पार्थो, ये अहमद सिद्दीकी कहाँ है पता लगाओ, अरेस्ट करो इमीडिएटली। यस मैम। और दृष्टि, तुम्हें एक मेडिकल टेस्ट देना पड़ेगा। टेस्ट? लेकिन क्यों? जनरल प्रोसीजर है, अहमद का गुनाह साबित करने में मदद होगी। ये क्राइम 3 महीने पहले हुआ था, तो फिर ये टेस्ट कराने से कौन सा सबूत मिल जाएगा?
ये अशोक यही प्रहार का करस्पॉन्डेंट था ना? यस। पहचान लेगा तुम्हें? हाँ। इसे पहचानते हो? जी बिल्कुल, ये दृष्टि है। अहमद के घर पर ही हमारी मुलाकात हुई थी। 28 मार्च को। करेक्ट। उस रात के बारे में कुछ और बता सकते हो? दृष्टि कब आई थी अहमद के घर? करीब 9 बजे। अहमद नशे में था। जी हाँ, काफ़ी। और तुम वहाँ कितने बजे तक थे? मैं करीब 9:30 बजे खाना लेने गया और 10 बजे वापस आ गया। अकेले? नहीं, अहमद का भाई सूफी भी था मेरे साथ। तो तुम्हारे वापस आने पर दृष्टि ने कुछ कहा तुमसे? नहीं, कुछ भी नहीं बताया मुझे। इनफैक्ट उस रात जब अहमद की तबीयत खराब थी तो मैं और सूफी काफ़ी घबरा गए। भैया भैया क्या हो गया भैया? अशोक भाई देखो ना, भैया को क्या हो गया? लगता है इनको दौरा पड़ा है। उठो ना। अशोक जी, मुझे जाना होगा, मेरी टैक्सी आ गई है, मैं चलती हूँ। दृष्टि जी, अगर थोड़ी देर रुक जाती, इन्हें बाइपोलर डिसऑर्डर है। तनु भाभी आती होंगी, लेकिन उनके पहले इन्हें कुछ खाना खिलाना पड़ेगा। और ये जब नशे में रहते हैं तो किसी की नहीं सुनते, बट आई एम श्योर आपकी सुनेंगे। प्लीज प्लीज दृष्टि जी, प्लीज प्लीज थोड़ी देर के लिए प्लीज। भैया उठो ना भैया। हम नहीं। और तुम्हारे कहने पर दृष्टि वहां रुक गई? जी, चुपचाप थी, काफ़ी परेशान लग रही थी। मुझे लगा शायद अहमद की हालत देखकर परेशान है। What happened? सूफी? तो मुझे भी लगता है इनको दौरा पड़ा है और खाना भी नहीं खा रहे, किसी की नहीं सुन रहे। अरे मैं खाना लाई हूँ घर से। अहमद रिलैक्स, मैं भी खाना पड़ा उसको लाती हूँ। ओके? अशोक जी, अब मैं चलती हूँ, तनुजा मैम भी आ गई हैं तो आई जस्ट लीव। दृष्टि जी 1 मिनट, मैं आपको छोड़ के आता हूँ, टैक्सी दिला देता हूँ। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊँगी। नहीं दृष्टि जी, रात बहुत हो गई है, इट्स नॉट सेफ। मैं आपको छोड़ देता हूँ, आइए आइए प्लीज। तो अशोक ने सब सच कहा था। इतना सब कुछ होने के बाद तुम वहां रुकी क्यों रही? किसी को कुछ बताया क्यों नहीं? अशोक को क्यों नहीं बताया? मैम, मैं बहुत डरी हुई थी। मैं क्या कहती उस टाइम, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और ऊपर से अशोक से तो मैं उसी रात को मिली थी, तो हाउ कुड आई जस्ट से एवरीथिंग टू हिम? तो सबसे पहले किसी जानकार को कब बताया था? उसी रात को जब अहमद ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की थी, तभी मैंने दानियाल को एक मैसेज किया था। दानियाल का नंबर है? जी। दानियाल हसन, 28 मार्च को क्या हुआ था? करीब 10 साढ़े 10 बजे रात के मुझे दृष्टि के मैसेजेस आने लगे। कह रही थी कि अहमद नशे में धुत है और उसने दृष्टि पे ज़बरदस्ती की। मैंने उसे कहा कि वहाँ से फ़ौरन निकल जाए और टैक्सी पकड़ के मुझे कॉल कर। जब मुझे उसका कॉल आया तो मुझे पता चला कि उस हादसे के कुछ दिन बाद तक जब दृष्टि ने कोई कदम नहीं उठाया तो मुझे लगा कि वो इसे भूलकर आगे बढ़ जाएगी। उसके बाद उसने मुझे कोई मेल भी फॉरवर्ड किए थे जो उसने अहमद को लिखे थे, पर मैंने उनका कोई जवाब नहीं दिया। मुझे लगा कि अभी मुद्दा दफन हो जाएगा। कुछ महीने पहले जब मैं तनु से मिला तब मुझे पता चला कि दफन होना तो दूर, ये तो अब और संगीन हो गया है। कुछ समझ में नहीं आया, इतने महीनों बाद अचानक। आपको पता कैसे चला? दृष्टि ने बताया? नहीं, जब से अहमद रिहाब गए हैं उसके सारे ऑफिशियल्स ईमेल का रिप्लाई मैं ही करती हूँ। दृष्टि ने एक मेल लिखा था जो कि मैंने पढ़ लिया। तुम तो उसे जानते हो, एक बार बात करो ना, हो सकता है कुछ कंसीडर करे, कुछ सुने प्लीज़। हेलो सृष्टि, मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम अहमद के खिलाफ? सही सुना है आपने। सृष्टि, तुम ये गलत कर रही हो, मत करो ये सब। तुम जानती हो बीमार है, माफ कर दो उसे। बीमार अकेला वो नहीं है, बीमार आप सब हैं। जिन्हें कुछ नहीं दिखता कि मेरे साथ क्या हुआ है। दिस इज अनफेयर। नहीं सृष्टि सुनो, तुम गलत समझ रही हो। नहीं दानियाल, मैं सब सही समझ रही हूँ। तुम्हें अहमद की बीमारी के बारे में पता था? यस मैम, पता था। तुम्हारे पास वो सारे मेल्स हैं? यस मैम, है।
ये देखिए मैम, 30 मार्च का मेल, जिसमें मैंने उसको क्लियरली लिखा था कि उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की है। और वो देखिए इसका रिप्लाई, सिंसियर अपॉलॉजीज। रियली? इससे बस यही समझ में आता है कि वो कितना सिंसियर है और कितना अपॉलोजेटिक। पारे के जाबी नो बिरनो काते आय, पारे के जाबी नो बिरनो काते आय, रूप काष्ठेरो इ नौका। कट 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 कट। अरे देख ना रे कि गाड़ी कैसे कैसे भीतर है, गाड़ी चटका। अरे सर ये क्या बदतमीजी है, आपने पूरा शॉट खराब कर दिया। शॉट पूरा होने में अभी भी वक्त बाकी है मिस्टर एमएस सिद्दीकी। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। यू आर अंडर अरेस्ट। ले चलो। What do you mean? Don't touch me. Don't you dare put a finger on me. हटो यहाँ से, चलिए। देखिए आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। क्या किया मैंने? रेप का चार्ज है आपके ऊपर एंड दैट्स नॉन बेलेबल ऑफेंस। रेप? क्या बात कर रहे हैं सर? चलिए। देखिए आपको कोई गलतफहमी हुई है। चलिए आप देखिए आप प्लीज। अहमद को गिरफ्तार तो कर लिया गया, लेकिन क्या दृष्टि की शिकायत ही इस इल्जाम को साबित करने के लिए काफी है? बलात्कार का इल्जाम एक संगीन इल्जाम है और गिरफ्तारी होने पर जमानत तक नहीं मिलती। 23 मार्च की रात को हुए इस हादसे पर अहमद का क्या कहना था और उसके बयान के बाद अब ये कहानी कौन सा मोड़ लेने वाली थी? हाँ, ऐसे मुझे काम से उठा के लेके आए आप लोग। आपको पता नहीं मैं कौन हूँ? देखिए सर, अरे आप पुलिस स्टेशन क्यों लेके आए मुझे? आई हैव सम वर्क, आई एम अ डायरेक्टर। मैम, तो तुम्हें पता होगा तुम्हें अरेस्ट क्यों किया गया है? हाँ पता है, बकवास कर रही है वो, बदला लेना चाहती है मुझसे। मैंने उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की है। अच्छा, कुछ नहीं किया था तो ये क्या है? किस बात की माफी मांग रहे हो? सिंसियर अपॉलॉजीज? देखिए मैडम, ये सुबह सुबह जब मेल मैंने देखे थे तो मैं अपने काम में मशरूफ था। मैं सिर्फ पहले के कुछ लाइन पढ़े थे। मुझे ऐसा लगा कि वो उस बात से मायूस है कि उस रात को हम दोनों के पास पूरा मौका था, हम दोनों घर पर अकेले थे, फिर भी हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। तो जल्दबाजी में मैंने वो उसके जवाब में कुछ लिख दिया। फिर शाम को जब मैंने दोबारा ये मेल पढ़ा तब मुझे समझ आया कि उसे लिखा क्या है। फिर तुरंत मैंने उसको फोन किया और हमारे बीच में सारी बातें क्लियर हो चुकी थी। क्या बात हुई थी तुम दोनों के बीच? दृष्टि दृष्टि दृष्टि, देखो यू आर गेटिंग मी ऑल रॉन्ग। हाँ देखो, मैं बोल रहा हूँ कि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, आई लाइक यू, बट जो भी हमारे बीच हुआ वो दैट वाज अ कैजुअल स्टफ। रियली? तो क्या हम दोनों के बीच में जो भी हुआ वो सब एक दोस्त के बीच में होता है? इट वाज जस्ट कैजुअल? इट वाज नॉट लव स्वीटहार्ट। खैर, मैं तुम्हें ये बोलने के लिए फोन किया कि अगर तुम्हारे मन में हम दोनों के बीच में लेकर कुछ गलतफहमी है तो उसे निकाल दो, ठीक है? सीधी सी बात है मैडम, अगर मुझे उसके साथ जबरदस्ती करनी होती, अगर मैं इतना बलवान हूं, उसको दबोच सकता हूं, तो मैं उसका रेप भी कर सकता था आसानी से। क्यों नहीं किया मैंने? उस फोन कॉल के बाद वो गायब हो गई। अब उसे कंप्लेंट करना ही था तो उस वक्त क्यों नहीं किया उसने? फिर अचानक 2 महीने बाद वो दूसरा मेल, अचानक से मैं हैवान बन जाता हूं उसके लिए। और पहले मेल में आपने खुद देखा है कि उसको फिक्र थी मेरी, मुझसे प्यार करती थी, आपने खुद पढ़ा है। और 2 महीने बाद मेरी वजह से उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया, मेरी वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद होगी, मेरी वजह से इंडिया छोड़कर जाना पड़ा उसे, सिर्फ उसी एक रात के कुछ लम्हों की वजह से। मौका भी ना किया मां। हाँ ठीक है, ले जाओ इसे। What do you mean मैं ले जाओ उसे? I need to speak to my lawyer just now. 1 मिनट में यहाँ रहूंगा नहीं मैं। अहमद सिद्दीकी, तुम्हें नॉन बेलेबल ऑफेंस के तहत गिरफ्तार किया गया है। जब तक कोर्ट ऑर्डर नहीं देता यही रहोगे तुम। ले जाओ। You can't detain me like this. I need to speak to my lawyer. You can't detain me like this. I need to speak to my lawyer. Please allow me to speak to my lawyer. Please at least one time. पार्थो, ये ईमेल वाला मामला बहुत ही पेचीदा होता जा रहा है। दृष्टि का एड्रेस है? अहमद को जो तुमने मेल्स भेजे थे उसके लैंग्वेज में काफी डिफरेंस है।
हादसे के 2 दिन बाद तुमने जो मेल भेजा था वो तो बड़ी प्यार भरी लैंग्वेज का था। तुमने कहा था कि जो कुछ भी उसने किया है वो गलत किया है। तुमने तो ये भी लिखा है कि तुम उसे पसंद करती हो, प्यार करती हो, फिक्र करती हो उसकी, और अचानक से 2 महीने बाद इतनी नफरत एक घटना को लेकर। मेल्स में है डिफरेंस मैम, क्योंकि पहले जब मैंने मेल लिखा था उस टाइम पे मैं ट्रॉमा में थी। आई वॉज जस्ट शेकन। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि व्हाट आई शुड बी डूइंग। आई जस्ट कुडंट बिलीव कि जिसे मैं इतने अच्छे से जानती हूँ वो मेरे साथ ये सब। फिर धीरे धीरे जब मैं इस ट्रॉमा से बाहर आई, देन आई रियलाइज कि उसने मेरे साथ क्या किया। दूसरे मेल का जवाब दिया था अहमद ने? नो मैम, उसने नहीं दिया था, वो तनुजा ने दिया था। मैं जानती थी, जब से मैंने दृष्टि का वो मेल पढ़ा तब से मैं समझ गई थी कि अहमद को नहीं छोड़ने वाला। दौरा पड़ने के बाद हमें अहमद को रिहैब सेंटर में दाखिल करना पड़ा। जब तक अहमद रिहैब में थे उनके सारे बिजनेस मेल्स मैं ही चेक करती थी। तभी मुझे दृष्टि का ये मेल मिला और मैंने उसे रिप्लाई किया। मैं समझ गई थी कि वो कंप्लेंट करके ही छोड़ेगी और ऐसा ही हुआ। बीमारी बीमारी बीमारी, जिसे देखो वो सब सिर्फ उसकी बीमारी के बारे में बात करें। और मेरा क्या मैम, मैं जिस ट्रॉमा से गुजरी हूं उसके बारे में कोई नहीं बोल रहा। मैं जब घर गई, वहां एक साइकेट्रिस्ट से मिली, तब मैं धीरे धीरे अपनी स्टेट से बाहर आ सकी हूं मैम। जिस आदमी ने मेरी ये हालत की है, मैं उसे इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी। मैं यहाँ टूरिस्ट वीजा पर आई हूँ सिर्फ एक मकसद से, इंसाफ। आखिरकार पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी और इस मामले को कोलकाता के एक फास्ट ट्रैक सेशन कोर्ट को सौंप दिया गया। और अपने नाम फास्ट ट्रैक को सिद्ध करते हुए अदालत ने वाकई अपना फैसला बहुत जल्द सुना दिया। दृष्टि, 28 मार्च की रात को क्या क्या हुआ वो जज साहब और इस पूरे कोर्ट को बेबाक होकर बताओ। उस एक रात ने मेरी जिंदगी बदल दी। उस रात का एक एक पल, एक एक लम्हा, I remember everything. আমি চিনি গো চিনি তোমার ওগো বিদেশিনী, তুমি থাকো সিন্ধু পারে ওগো বিদেশিনী। यहाँ अभी सिर्फ मैं और तुम हैं अकेले। यहाँ नहीं रहता हूं मैं अकेला रोज, बस आज मैं और सिर्फ तुम, बस। यू आर ब्यूटीफुल गर्ल, बहुत ब्यूटीफुल हो दृष्टि। अहमद, जस्ट आई मेक यू हैप्पी, जस्ट अहमद, नो। तुम दोनों अकेले थे, अहमद नशे में धुत था, तो फिर तुमने शोर क्यों नहीं मचाया, चीखी चिल्लाई क्यों नहीं? मैम शायद मैं वही करती, लेकिन मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी रेप केस पर, जिसमें रेपिस्ट कह रहा था कि अगर रेप करते टाइम लड़की कुछ भी रिवोल्ट करे तो रेपिस्ट एंग्री हो जाते हैं और वो लड़की को टॉर्चर करते हैं। और मैं अपने आप को सेफ रखना चाहती थी। तमाम गवाहों और सबूतों को देखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है, मुजरिम मोहम्मद सिद्दीकी को 7 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाती है और साथ ही 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाती है। सेशन कोर्ट के इस फैसले पर लोगों के मिक्स्ड रिएक्शन आए। जहां एक तरफ लोगों ने इसकी प्रशंसा करते हुए ये कहकर इसका स्वागत किया कि ये महिलाओं के अधिकारों को और मजबूत बनाने की तरफ एक ठोस कदम है, वहीं दूसरी तरफ कईयों को यह भी लगा कि अहमद के साथ नाइंसाफी हुई है। लोगों ने कहा कि लिंग यानी जेंडर के आधार पर भेदभाव करने में
अब नारीवाद भी एक सशक्त हथियार की तरह इस्तेमाल हो रहा है। जाहिर तौर पर इस फैसले से अहमद, उसकी पत्नी और दोस्त असहमत थे, इसीलिए उन्होंने सेशन कोर्ट के इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी। केस हाई कोर्ट में दाखिल होते ही अहमद को जमानत मिल गई और उसके बाद इस केस की आगे की प्रक्रिया हाई कोर्ट में शुरू हुई। प्लीज बी सीटेड। मैंने अपने लंबे और चेकर्ड करियर में कई रेप केसेस देखे हैं, कईयों को स्टडी किया है, कईयों को डिफेंड किया है, लेकिन इस केस में सेशंस कोर्ट का फैसला देखकर हैरान हो गया हूं, जहां पे एक आधी अधूरी इन्वेस्टिगेशन, कुछ गिने चुने गवाहों के बयान पर एक पूरे आदमी की जिंदगी का फैसला हो गया। योर ऑनर, इस केस में कई ऐसे लूपहोल्स हैं जो मैं अदालत के सामने उजागर करने की इजाजत चाहता हूं। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू योर ऑनर। मैं शुरू करना चाहता हूं मिस दृष्टि रॉय से। मिस दृष्टि रॉय, 28 मार्च की रात को जब आप अहमद सिद्दीकी के घर पहुंची तो आपके कहने के मुताबिक आपने उन्हें नशे में पाया। आपको ये ताज्जुब नहीं लगा? जी नहीं, लेकिन जिस तरह से मिसबिहेव उस दिन उसने मेरे साथ किया वैसा उसने पहले कभी नहीं किया था। योर ऑनर, इस बात को नोट किया जाए कि इन्होंने पहले भी अहमद को इंटॉक्सिकेटेड हालत में देखा था। सो मिस रॉय, 28 मार्च और आपके यूएस जाने तक आपकी गतिविधियां क्या रही? मेरा मतलब है कि आप कहां गई, किससे मिली, क्या बातें की, योर एक्टिविटीज इन शॉर्ट। उस इंसिडेंट के बाद मैं एक बंगाल चौक पे चली गई थी। मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, तो बस अपने आप को ठीक करने के लिए मैं यहाँ से चली गई। आई सी, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, यानी ट्रोमा योर ऑनर, ट्रोमा, पोस्ट रेप ट्रोमा। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मैं हैरान हूं, मिस्टर सान्याल जैसे सीनियर लॉयर पोस्ट रेप ट्रोमा जैसे सेंसिटिव सब्जेक्ट को इतनी लाइटली ले रहे। आई एम रियली शॉक्ड मिस्टर सान्याल। योर ऑनर, मैं चाहती हूं कि मिस्टर सान्याल उनके इस बर्ताव के लिए कोर्ट से माफी मांगे। प्रोसिक्यूटर साहिबा बिल्कुल सही कह रही है एडवोकेट सान्याल। आई एम सॉरी योर ऑनर। मैं प्रोसिक्यूटर साहिबा, मिस रॉय और इस अदालत से तहे दिल से माफी मांगता हूं। मेल्स, आपने मेरे क्लाइंट को 2 मेल्स किए थे, एक 30 तारीख को और दूसरा 2 महीने के बाद। पहले मेल में आप अहमद के साथ निहायत ही प्यार से पेश आई थी, यहां तक कि लिखा था आपने कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन बट यू अंडरस्टैंड लिखा था ना आपने। योर ऑनर, इनके पहले मेल में इन्होंने लिखा था कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए, बट शी अंडरस्टैंड्स दैट शुड बी नोटेड। तो फिर मिस रॉय, 2 महीने में ऐसा क्या हुआ कि ये प्यार भरी अंडरस्टैंडिंग जो थी वो एक भयानक नफरत में बदल गई? सर, उस इंसिडेंट के बाद मैं ट्रॉमा में चली गई थी। मैंने कभी भी अहमद से ये सब एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन यूएस जाने के बाद जब मैं इस इंसिडेंट से बाहर निकली तब मुझे समझ में आया कि अहमद ने मेरे साथ क्या किया था। हाँ मिस रॉय, तो आप ये कह रही है कि हादसे के बाद जब आप यूएस गई, वहां काउंसलिंग ली, उसके बाद आपको पता चला कि अहमद ने आपके साथ क्या किया था? या फिर ऐसा तो नहीं कि अहमद के फोन कॉल के बाद आपके दिमाग में ये ख्याल आया हो? सर, आई डिडंट गेट एनी कॉल। कौन सा फोन कॉल? 30 मार्च का फोन कॉल मिस रॉय। जिस दिन आपने मेल लिखा था उसी दिन शाम का जो आपको आया था। नो सर, कोई कॉल नहीं आया था। आया था मिस रॉय, आया था, क्योंकि फोन रिकॉर्ड्स झूठ नहीं बोलते। ये सीडीआर है और उस कॉल में मेरे क्लाइंट ने आपको साफ साफ कह दिया था कि उसके और आपके ऐसे कोई संबंध नहीं है और ना ही फ्यूचर में वो ऐसे कोई संबंध आपके साथ रखना चाहता है। नो सर, दिस इज अ शेयर लाई। ऐसा कुछ नहीं था, ये झूठ है। ये सच है मिस रॉय। हकीकत में आप अहमद के रवैये से नाराज हो गई थी। आपको ऐसा लगा कि अहमद ने आपको धोखा दिया है और आपका फायदा उठाया है, और जितना आप इस बात को सोचती गई उतना आपको और दुख होता गया, उतना आपको और गुस्सा आता गया। और एक पॉइंट ऐसा आया मिस रॉय जब आपने सोच लिया कि आप अहमद से बदला लेंगी।
नो सर, ये सब गलत है। आप क्या बोल रहे हैं? मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, ये कॉल रिकॉर्ड्स कह रहे हैं जो फिलहाल जज साहब के पास हैं। मैंने अदालत में यह साबित कर दिया है कि इस केस को फाइल करने के पीछे मिस रॉय की नीयत ही गलत थी। योर ऑनर, अब मैं अदालत के सामने उस रात के घटनाक्रम को स्टेप बाय स्टेप अदालत के सामने रखूंगा, जिससे यह साबित हो जाएगा कि अहमद सिद्दीकी पर कोई केस बनता ही नहीं। हाँ मिस रॉय, क्या आप उस रात के घटनाक्रम के बारे में अदालत को बता सकती हैं? कितने बजे आप अहमद के घर गई और कितने बजे वहां से निकली? सर, मैं करीब 8:50 को उसके घर पहुंची थी और अबाउट 11 o'clock आई लेफ्ट। नहीं मिस रॉय, 11 बजे नहीं, आप वहां से निकली थी 10:56 पे। रिमेंबर, कॉल रिकॉर्ड्स झूठ नहीं बोलते। और आपने जोर देकर यह कहा है कि अहमद सिद्दीकी ने आप पे हमला किया 10 और 10:10 के बीच में। क्या आप अब भी इस बात पे अटल हैं? यस सर। थैंक यू मिस रॉय। ये केस 17 सितंबर तक मुलतवी किया जाता है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। थैंक यू। मिस्टर अशोक, 28 मार्च को जब आप अहमद सिद्दीकी के घर पहुंचे, उसके बाद आपकी क्या गतिविधियां रही थी वो अदालत को बताइए। सर, मैं अमित भाई के साथ ही था जब दृष्टि वहाँ आई थी, करीब 8:50 से 9 के बीच, और मैं करीब 9:30 बजे उनके लिए खाना लाने गया और 10 बजे मैं वापस आ गया था। अच्छा, 10 बजे? जी। इतने यकीन के साथ आप कैसे कह सकते हैं? मैम, मैं एक्चुअली अपने वाइफ को मैसेज किया था लौटने के बाद, ठीक 10:02 पर। ये रिकॉर्ड्स मैंने मोबाइल में। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ऐसे एविडेंस कोर्ट में वैलिड नहीं है। चलिए, अगर एसएमएस वैलिड नहीं है मान लेते हैं, और वैलिड होने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास क्या है? कॉल डिटेल रिकॉर्ड। और सीडीआर ये कहता है कि 8:48 से 9:30 तक अशोक अहमद के सेल टावर की रेंज में था। 9:30 के बाद अशोक अहमद के सेल टावर की रेंज से बाहर हो गया। फिर 10:02 पे अशोक फिर से अहमद के सेल टावर की रेंज में आ गया। अब अगर हम मिस रॉय के बयान पे गौर करें तो मिस रॉय ने अपने बयान में यह कहा है कि उन पर जो असॉल्ट हुआ है वो 10 और 10:10 के बीच में किया है, लेकिन 10:02 पर तो अशोक वापस अहमद के सेल टावर के रेंज में आ गया था, और वो सीडीआर से साबित हुआ है। तो फिर ये कोर्ट अगर ये मान के चले कि जो भी असॉल्ट हुआ है वो 10 और 10:02 के बीच हुआ है, यानी सिर्फ 2 मिनट थे उस असॉल्ट को होने के लिए। और उसके बाद अशोक मिस रॉय को नीचे ले गया, टैक्सी में बिठाया और ऐसा कहा कि पहुंच के फोन करना। लेकिन उस रात आप घर नहीं गई मिस रॉय, तो आप गई कहां थी? सर, मैं बहुत स्ट्रेस थी और अकेली नहीं रहना चाहती थी, इसीलिए मैं अपने फ्रेंड तनुज से मिलने चली गई उसी कैफेटेरिया में। कितने बजे पहुंची आप वहां पर? अबाउट 11:50। थैंक यू मिस रॉय, यू कैन गो। योर ऑनर, अब मैं तनुज वोरा को विटनेस स्टैंड में बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। सर, मैंने ही दृष्टि को कॉल किया था। सर, मेरे कैफ़े का पहला सालगिरह था, वो हमारी रेगुलर कस्टमर थी, पर उसने आने से मना कर दिया क्योंकि उसका डिनर का प्लान था। ओह, तो वो नहीं आना चाहती थी, लेकिन फिर भी आई, तो आपको तो काफी हैरत हुई होगी। सर, हैरत तो हुई थी, पर उसके पहले करीब 10 बजे के आसपास दृष्टि का मुझे कॉल आया था, पर सर हमारी कोई बात ही नहीं हुई क्योंकि सामने से कुछ आवाज़ें नहीं आ रही थी। वो फोन जो आपको आया था वो एग्जैक्टली कितने बजे आया था? सर, करीब 10:11 पे, एंड आई एम डैम श्योर। योर ऑनर, ये कॉल इस घटनाक्रम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके ब्लैंक कॉल के बाद मिस रॉय ने एक कॉल किया था टैक्सी बुक करने के लिए, और उस टैक्सी बुक करने का कॉल का टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं अदालत के सामने एक ऐसे विटनेस को पेश करना चाहता हूं जो कि सेशंस कोर्ट में पेश हुआ ही नहीं। उस टैक्सी कंपनी के असिस्टेंट मैनेजर मिस्टर ब्रिजेश पाल। ये केस 25 सितंबर तक मुलतवी किया जाता है और उसी रोज इस केस का फैसला भी सुनाया जाएगा। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। मेरा नाम ब्रिजेश पाल है, मैं अल्फा टैक्सी कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर हूँ।
मिस्टर ब्रजेश, ये बताइए कि आपकी कंपनी की अगर टैक्सी बुक करनी हो तो पूरा कितना टाइम लगता है? जी, उनकी फ़ोन की क्वालिटी और नेटवर्क की क्वालिटी, ये सब बातें ध्यान में रखते हुए कुछ 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक। 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक? जी। 28 मार्च को मिस रॉय ने आपकी कंपनी की एक टैक्सी बुक की थी। जी। कितने बजे बुक की थी? जी, हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से 10:12 पर। 10:12 पर। जी। थैंक यू मिस्टर ब्रजेश, आप जा सकते हैं। थैंक यू योर ऑनर, जैसा कि मिस्टर ब्रजेश ने अभी बताया, मिस रॉय ने उनकी कंपनी की टैक्सी बुक की 10:12 पे, और उन्हीं के कहने के मुताबिक अगर टैक्सी 10:12 पे बुक होती है, यानी कि कोशिश की थी 10:11 पे। अब मिस रॉय के कहने के मुताबिक उन पे हमला हुआ था 10 और 10:10 के बीच, यानी हमला होने के ठीक 1 मिनट बाद उन्होंने टैक्सी बुक करने की कोशिश की। अब सवाल यह उठता है कि अहमद के पास सिर्फ 2 मिनट थे, और उन 2 मिनट में अहमद और मिस रॉय के बीच अगर कुछ हुआ भी होगा तो दोनों की सहमति से ही हुआ होगा। एंड योर ऑनर, I'd like to draw the attention of the court to the emails. The first one particularly, जिसमें मिस रॉय ने लिखा है कि वो अहमद को नॉट ओनली चाहती है बट उनकी केयर भी करती हैं। हाँ, लेकिन जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। तो आप ही बताइए योर ऑनर कि कौन सी रेप विक्टिम अपने रेपिस्ट को इस तरह प्यार से डांटेगी? इज इट पॉसिबल? इट्स नॉट पॉसिबल योर ऑनर। योर ऑनर, इन दोनों के बीच एक हिस्ट्री है। मिस रॉय अहमद को पसंद करती है और यह झुटलाया नहीं जा सकता है। जाहिर है कि अगर ऐसी सर्कमस्टेंसेस में वो हल्के से भी मना करे तो वो सहमति ही लगेगी। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। एडवोकेट सन्याल एक जटिल और संवेदनशील विषय को कुछ ज्यादा ही सरल बना रहे हैं। ओह नो नो योर ऑनर, ऑन द कॉन्ट्ररी मैडम, मिस रॉय ने अपने बयान में खुद कहा है कि वो इतना डर गई थी कि वो कोई विरोध नहीं कर रही थी। अब ये सब देख के अहमद को ऐसा ही लगा होगा कि मिस रॉय की सहमति है। अगर मिस रॉय असहमत थी योर ऑनर, तो ये असहमति उनके अंदर थी, उनके एक्शंस में दिखाई नहीं दे रही थी। और जिस तरह से मिस रॉय अपनी ये कथित असहमति व्यक्त कर रही थी, वो तो किसी नॉर्मल आदमी को भी समझ में नहीं आएगा। मिस रॉय के खुद के बयान से ये पता चलता है कि उस वक्त अहमद को एक खतरनाक बीमारी बाइपोलर डिजीज का दौरा भी पड़ा था। इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए यह साफ पता चल जाता है योर ऑनर कि मिस रॉय की असहमति मेरे क्लाइंट तक पहुंची ही नहीं। दैट्स ऑल योर ऑनर। एडवोकेट कबीर ने जो पूरा घटनाक्रम पेश किया वो काफी तार्किक और प्रभावित करने वाला था, लेकिन माननीय कोर्ट ने उस पर गौर तो किया पर उसे मान्यता नहीं दी। कोर्ट का मानना था कि ज्यादातर लोग किसी भी घटना या दुर्घटना के समय का सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं, हर मिनट हर सेकंड का अचूक आंकड़ा नहीं दे सकते हैं। इसीलिए कोर्ट ने दृष्टि को इस घटना का कोई सटीक समय देने के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया। सारे सबूतों और दलीलों को देखते हुए ये अदालत अभी तक ये तय करने में कामयाब नहीं हो पाई है कि वाकई में ऐसी कोई घटना घटी भी थी, या फिर अगर घटी थी तो क्या विक्टिम की इसमें कंसेंट थी या नहीं, और अगर नहीं भी थी तो आरोपी इस बात को समझने की हालत में था या नहीं। अगर ये हादसा 2 अनजान लोगों के बीच हुआ होता तो हल्की सी ना भी विक्टिम के रिफ्यूजल को प्रकट करने के लिए काफी थी। लेकिन जब दोनों पक्ष इतने करीबी हो, पढ़े लिखे हो और समझदार हो, तो ऐसे हालात में अ फीबल नो मे बी यस, इसलिए आरोपी को बेनिफिट ऑफ डाउट प्रदान करना आवश्यक हो जाता है। लिहाजा ये कोर्ट आरोपी अहमद सिद्दीकी को बरी करती है। हेलो, 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 हेलो। लेकिन हम तो अभी प्रेग्नेंट हैं और हमारी 3 महीने में डिलीवरी भी है।
तो अगर हम आपके बैंक में अकाउंट खोलते हैं तो क्या हमें उसका लाभ मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा मैम, मैंने बताया ना, हमारे बैंक में अकाउंट खोलने पर हमारा बैंक आपको 2 लाख का मेडिकल एक्सपेंस बेयर करेगा। अरे लेकिन आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? आपकी बैंक में मेरा 10 साल पुराना अकाउंट है, इसको आप ऐसे कैसे बंद कर सकते हैं? सर बंद नहीं किया है, फ्रीज किया है। आपने अपना केवाईसी अपडेट नहीं किया है। केवाईसी वो क्या होता है? देखिए, आप अपना लेटेस्ट आधार कार्ड नंबर और पैन कार्ड नंबर अपडेट कर देंगे तो आपका खाता फिर से चालू हो जाएगा। जी जी शुक्रिया। पर आपकी रिक्वेस्ट कंफर्म करने के लिए अपना डेबिट कार्ड नंबर बताइए। हाँ, माय कार्ड नंबर इज 191190901870। जी अब आपके क्रेडिट कार्ड का सीवीवी नंबर बताइए। आपके कार्ड के पीछे 60 डिजिट का एक नंबर होगा, उसमें से आगे के 4 नंबर किसी को नहीं बताने होते, लेकिन पीछे के जो 3 नंबर हैं जिसे सीवीवी नंबर कहते हैं वो हमें बताइए प्लीज। या दैट आई नो, इट्स 456। ओके सर, बढ़ी हुई क्रेडिट लिमिट का इस्तेमाल करने के लिए आपको नया पिन जनरेट करना होगा। अब आप कार्ड के पीछे के 7 नंबर्स में से आगे के 4 नंबर्स में अपना पुराना पिन नंबर जोड़ के उसका टोटल मुझे बताएं। एंड टोटल इज 10254। अब आपके फोन पे एक मैसेज आएगा। हाँ लिख लीजिए 6798। अब मेरा खाता चालू हो जाएगा ना? हेलो 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 हेलो। अरे ये क्या मैसेज है? 46,000 कट गया। हमने पैसा यूज ही नहीं किया, बैंक वाले बोल रहे हैं उन्होंने फोन ही नहीं किया था। हमें हमारा पैसा चाहिए। हमने कोई शॉपिंग की ही नहीं, तो पैसा क्यों काटा? आपके बैंक के एग्जीक्यूटिव ने खुद हमसे डेबिट कार्ड नंबर मांगा था। We are not duffer. We want our money back. जब मैंने कोई शॉपिंग ही नहीं की तो मेरा पैसा क्यों काटा? इस तरह के फ्रॉड कॉल्स आए दिन हम सबको आते हैं, और सिर्फ अशिक्षित वर्ग ही नहीं बल्कि पढ़े लिखे और जागरूक लोग भी इन फ्रॉड कॉलर्स के झांसे में आ जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि ये कॉल्स कहां से आते हैं, कौन करता है, और आपकी खून पसीने की कमाई ऑनलाइन फ्रॉड्स के जरिए किन लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाती है? आज का ये केस आपको इन फ्रॉड कॉलर्स की उस चक्रव्यूही दुनिया में लेकर जाएगा जिनकी चालाक और लुभावनी आवाजें तो आपने सुनी होंगी, लेकिन इनके ज्यादातर चेहरे कभी भी वांटेड क्रिमिनल्स के चेहरे नहीं बन पाते। और यही वजह है कि आए दिन ये लोग आपके नंबर पर बेखौफ आपके बैंक अकाउंट, क्रेडिट और डेबिट कार्ड डिटेल्स मांगते हैं, और अगर आपने जरा सी भी असावधानी बरती तो आपका बैंक अकाउंट साफ। पिछले 2 सालों में ये लोग हमारा और हमारे अपनों का लगभग 200 करोड़ रुपया कहां ठिकाने लगा चुके हैं, इसे लेकर 22 राज्यों की पुलिस भी असमंजस में है। देश भर में इस तरह के फ्रॉड्स की शिकायतें और एफआईआर हजारों में दर्ज हैं, और इनमें से सिर्फ 2 या 3% लोग ही ऐसे होंगे जिन्हें अपनी पूरी रकम मिल पाई होगी। लेकिन उन बेखौफ आवाजों को बेनकाब करने की कोशिश जारी है, और आज का ये केस इसी मुहिम से जुड़ा है। मैडम, सब काम हो गया है, अब हम जाए? ठीक है जाओ। रुको सरोज दीदी, आज आपका पहला महीना खत्म हो गया है, अपनी सैलरी ले जाओ। मैडम, नगद नहीं, चेक दीजिए। पैसे हाथ में रहते ना खर्च हो जाते हैं। चेक? हाँ, हम चेक में ही लेते हैं सबसे तनख्वाह। आपका बैंक अकाउंट भी है? हाँ, वो पिछले साल सरकार ने खुलवाया था ना हमारा खाता, जनधन योजना। हाँ वही। हमारा बेटा मानव हमें बैंक लेके गया था, तब तक अंदर से बैंक देखा भी नहीं था हमने। सरोज जी, अब आप हमारे डीएसएम बैंक के ग्राहक हैं। ये लीजिए, ये है आपका अकाउंट किट, और आपका एटीएम पिन आपको बाय पोस्ट मिल जाएगा। एटीएम पिन? वो हम बताते हैं। ये होता है एटीएम कार्ड। इसको एटीएम मशीन में डालते हैं तो मशीन हमसे 4 अंक का पिन मांगती है। उस पिन को जब हम डालेंगे तभी हमको पैसा मिलेगा, और वो एटीएम पिन किसी को बताते नहीं है। और जहाँ तक जो डाकिया पिन लेकर आता है ना, उस चिट्ठी को फाड़ देते हैं पिन को याद करके।
सर हम सही बोले ना? बिल्कुल सही सरोज जी, एकदम ठीक समझा रहा आपका बेटा। तभी तो पढ़ा रहे हैं इसे, ताकि हमें सिखा सके। ये रहा आपका चेक। आज से हम भी आपको सैलरी चेक में ही दिया करेंगे। थैंक यू मैडम। देख बेटा, सब सही लिखे हैं ना? कैसी है सरोज जी? बस ठीक। हाँ, सब सही। मैनेजर मैडम है ना? है ना? जाके मिल लीजिए। मैडम जी आइए बेटा। वो हमने आपसे लोन के बारे में बात की थी। सरोज जी, आप इनकम टैक्स नहीं भरती हैं और आपकी कमाई भी कम है। मैडम जी कमाई कम है, इसीलिए तो लोन मांग रहे हैं ना। देखिए सरोज जी, बैंक आपको मॉर्गेज लोन दे सकता है। मॉर्गेज? जैसे आपके पास कोई प्रॉपर्टी हो, आपका कोई घर या फिर कोई गहना जिसे आप गिरवी रख सकें, उसके बदले में आपको लोन मिल सकता है। हाँ, घर है ना हमारे नाम, तो उसे आप गिरवी रख के लोन ले सकते हैं हमसे। हम कल ही घर के कागजात लेके आते हैं। हेलो, हाँ बोल विभा, तबीयत पानी ठीक? हाँ हाँ अम्मा, हम बिल्कुल ठीक है। वो दरअसल हमने आपको इसलिए फ़ोन किया था कि हमें ना आपकी एक मदद चाहिए। मदद? लास्ट मंथ की स्टेटमेंट में भी यही प्रॉब्लम थी। मैंने कंप्लेंट भी किया था, उसको रिजॉल्व तो किया नहीं, आपने एक और स्टेटमेंट भेज दी। वी आर वेरी सॉरी सर, मैं आपकी कंप्लेंट फिर से ले लेती हूँ। पिछली कंप्लेंट अभी तक पेंडिंग है, एक और कंप्लेंट करने से क्या फायदा होगा? कैसे काम करते हैं आप लोग, कोई फॉलोअप नहीं करते हैं क्या? सॉरी सर, बट अगर आप हमारी सर्विस से खुश नहीं हैं, तो you can write us on bank grievance and complaint page. मैं देता हूँ ना। अरे पर हाँ दिखाऊं नवीन? हाँ हाँ देख, तुमने फिर से अपना क्रेडिट कार्ड दिया। मैं अपना डेबिट कार्ड दे रही थी ना। हस्बैंड के होते हुए वाइफ स्पेंड करे अच्छा नहीं लगता। और हाँ देख, यू नो दैट यू आर जॉबलेस और मैं इतना कमा लेती हूँ कि हम अपने एक्सपेंसेस बिना क्रेडिट कार्ड के बैक कर सकते हैं। तो फिर क्यों क्रेडिट कार्ड यूज करना? जो अभी मैंने स्वाइप किया है ना क्रेडिट कार्ड से, उसका पूरा का पूरा बिल मैं पे करूंगा। तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं मुझे। हार्दिक, तुम हमेशा मुझे उल्टा क्यों समझते हो? और क्या समझूं? हाँ, हमेशा मैं जॉबलेस हूँ कि तुम मुझे एम्बैरेस करते रहते हो। समझती क्या अपने आपको? हाँ, मैं पे कर दूंगा, बोला ना मैंने। चलो हेलो, अम्मा, अम्मा कुछ बोलिए आप। अम्मा, पीछे हटिए, हटिए पीछे। सर, इस औरत का नाम सरोज त्रिवेदी है। सर, ये इसी बिल्डिंग में 4th फ्लोर में रहती है, लेकिन सर इसका घर अंदर से बंद है। इसकी फैमिली में कोई? सर, पड़ोसी ने बताया कि इसकी एक बेटी है विभा, जो सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में रहती है, और एक बेटा है जो दिल्ली में पढ़ाई करता है। सर, ये दूसरों के घरों में साफ सफाई का काम करती थी। ये देखिए सर, कमरा अंदर से ही लॉक है। एक काम करो, तोड़ दो। सर, पूरे घर की तलाशी लो। हाँ, शायद यहीं से कोई क्लू मिले। सर, वर्मा। जी सर। स्विच ऑफ है, वैसे चार्ज करो। जी सर। घर में ऐसा कोई भी क्लू नहीं मिला जिससे पता चले कि सरोज की हत्या हुई है, और ये कमरा भी अंदर से बंद था। कहीं सरोज ने आत्महत्या तो नहीं की? सर, ये आपसे सरोज के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। बताइए। साहब,
4-5 घंटे पहले सरोज दीदी बैंक से लौटी थी। विशंबर भैया कोई जुगाड़ किए हैं, कुछ ही दिनों में आपका सारा कर्जा चुका देंगे। हाँ चलो रखते हैं। अरे दीदी, ऐसा क्या जुगाड़ कर रही हो कि दिसंबर का कर्जा चुका दोगी? अरे हमारे पास कहाँ खजाना है, ले दे के एक छोटा सा कमरा तो है, बस उसी को गिरवी रख देंगे और क्या। सरोज दीदी ने दिसंबर से कर्जा लिया था जो कि वो चुका नहीं पा रही थी। तो विशंबर का दबाव डाल रहा था कर्जा लौटाने के लिए। जी साहब, और हाँ, वो बैंक वालों से नाराज भी थी। थोड़ी देर पहले उन्हें कोसते हुए निकली थी। बैंक वालों से कर्जा क्या मांग लिया, असली काट दी, छोड़ेंगे नहीं। दीदी क्या हुआ, किसको नहीं छोड़ोगी? अरे बैंक की बदमाशी ऐसे कैसे कर सकते, देखती हूँ मैं। और फिर पता नहीं दीदी कब आई और आके ये सब कर। सर, सरोज का फोन ऑन हो गया, किसी मानव का फोन आ रहा है। मानव? सब मानव सरोज दीदी के बेटे का नाम है, वो दिल्ली में पढ़ता है। अम्मा आपको कितनी देर से कॉल कर रहा हूँ, आप कहाँ हो? मानव, मैं सब इंस्पेक्टर सुशील सिंह बोल रहा हूँ, तुम तुरंत इलाहाबाद आ जाओ। इंस्पेक्टर? हेलो, क्या? सर, सरोज त्रिवेदी का पासबुक और चेकबुक मिला है अलमारी से। सर, मैंने सरोज के बेटे और बेटी दोनों को इन्फॉर्म कर दिया, वो कल सुबह तक इलाहाबाद पहुंच पाएंगे। सरोज की पड़ोस वाली औरत ने बताया कि सरोज का बैंक वालों से कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो अभी तो बैंक बंद हो गया होगा, सुबह उनसे मिलते हैं। सब फिलहाल सरोज से कॉल रिकॉर्ड निकलवाओ और उस विशंबर का भी पता करो, सरोज ने जिनसे कर्जा लिया था। ओके सर। ये होगी बिक हार्दिक, ये सारे बिल्स ना क्रेडिट कार्ड से पे कर देना, ठीक है? हेलो, मैं अदिति सुमन, आईएनसी बैंक क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट से बोल रही हूँ। क्या मेरी बात हार्दिक चिटनी जी से हो रही है? हाँ जी, बोलिए। सर, ये रिमाइंडर कॉल है। आपके क्रेडिट कार्ड की ड्यू डेट 25 सितंबर थी और आपका आउटस्टैंडिंग है 34,456। मैं जान सकती हूँ कि आपने पेमेंट क्यों नहीं की? अच्छा, 27th, एक्चुअली मैं डेट भूल गया था, वरना मैं पेमेंट कर दूंगा। सर, अगर आप पूरी पेमेंट नहीं करवा पा रहे हैं तो आप मिनिमम ड्यू अमाउंट ही पे कर सकते हैं और समय से पहले पेमेंट करें, इससे आपका सिविल स्कोर अच्छा रहेगा। देखिए, मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं, मुझे सब मालूम है, कर दूंगा पेमेंट, रख दीजिए फोन। हेलो। हेलो सर, मैं दीपक तिवारी एलएनसी बैंक के क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। सर, आपने हमारे ग्रीवियंस एंड कंप्लेंट पेज पे अपनी कंप्लेंट लिखी थी। जी किया था। देखिए, पहले तो आप लोगों ने कॉल कर करके मुझे क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए कन्विंस किया, अब उल्टे सीधे चार्जेस लगा के इतना बड़ा स्टेटमेंट बना दिया। सर, सॉरी फॉर ऑल दिस। प्रीवियस स्टेटमेंट्स को लेकर जितने भी अमाउंट का आपका कंसर्न है, I mean 3 लाख का, हम उस अमाउंट का आपको वेवर दे रहे हैं, मतलब माफ कर रहे हैं। जो पैसा मैंने यूज ही नहीं किया उसको वेवर का नाम देके एहसान मत झाड़िए। इस वेवर के साथ हमारा बैंक आपकी क्रेडिट लिमिट बढ़ा के 10 लाख कर रहा है। ओके, एनीथिंग एल्स? सर, इस क्रेडिट लिमिट पे आपकी कंफर्मेशन के लिए कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस आपको शेयर करनी होगी। जी पूछे। सर, आपके क्रेडिट कार्ड पे नाम क्या है? मोहित शर्मा। कार्ड की एक्सपायरी डेट? जनवरी 2022। ओके, आपका क्रेडिट कार्ड नंबर? नाम बता दिया, अब एक्सपायरी डेट बता दी, कार्ड का नंबर क्यों जानना है आपको? सर, मैं बैंक से कॉल कर रहा हूँ एंड दिस इज अ रिकॉर्डेड कॉल। आप मुझे जो भी इन्फॉर्मेशन देंगे वो मेरे सीनियर्स द्वारा कंफर्म की जाएगी, उसके बाद ही आपकी क्रेडिट लिमिट बढ़ाई जाएगी। ओके, वेट अ सेकंड। लिखे, कार्ड नंबर है 1972 6734 4560 9009। अपना क्रेडिट कार्ड कंफर्म करने के लिए धन्यवाद। आपके कार्ड के पीछे 60 डिजिट का एक नंबर होगा, उसमें से आगे के 4 नंबर किसी को नहीं बताने होते, लेकिन पीछे के जो 3 नंबर हैं, जिसे सीवीवी नंबर कहते हैं, वो हमें बताइए प्लीज। या दैट आई नो, इट्स 456। ओके सर, बढ़ी हुई क्रेडिट लिमिट का इस्तेमाल करने के लिए आपको नया पिन जनरेट करना होगा। अब आप कार्ड के पीछे के 7 नंबर्स में से आगे के 4 नंबर्स में अपना पुराना पिन नंबर जोड़ के उसका टोटल मुझे बताएं।
एंड टोटल इज 10254। सर अब आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे एक लिंक भेजा जाएगा। आप उस लिंक पे क्लिक करके अपनी पसंद का न्यू पिन जनरेट कर सकते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ओके, थैंक यू, सेम टू यू। हाँ बोलो कुमार। सर मेरी विशंबर दास से बात हुई, जिससे सरोज ने कर्जा लिया था। वो बोल रहा है कि उसने सरोज पर कभी भी पैसा लौटाने का कोई दबाव नहीं डाला था। सरोज के बैंक वालों से बात हुई? सर मैं सरोज के बैंक ही जा रहा हूँ। ठीक है। सर ये मानव है, सरोज त्रिवेदी का बेटा। हमने चेक किया था, तुम्हारी माँ के नंबर से लास्ट कॉल तुमको की गई थी। क्या बात हुई थी माँ से? हाँ साहब, अम्मा ने हमको कॉल किया था। बेटा खूब मन लगा के पढ़ना, दीदी से मिलते रहना, पेट सी है ना वो। अम्मा हाँ ठीक है, लेकिन आप ये अचानक क्यों बोल रही हैं? अम्मा क्या हुआ है आप बताइए। कुछ नहीं, पता नहीं कल हम रहे ना रहे। अम्मा अम्मा आप रो क्यों रही हैं? मुझे बताइए क्या बात है, मुझे बताइए आप। तुम लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाए हम। क्या गलत हो गया अम्मा, मुझे बताइए आप। अम्मा आप रो क्यों रही हैं? अम्मा अम्मा कुछ बोलिए आप। ध्यान रखना खुद का। अम्मा आप रो क्यों रही हैं? अम्मा अम्मा कुछ बोलिए आप। पता नहीं फिर क्या हुआ, अम्मा कुछ नहीं बोली। अम्मा को हमने बहुत बार कॉल किया, फिर अम्मा ने कॉल भी नहीं उठाया। दरअसल सर, सरोज जी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन लेना चाहती थी हमारे बैंक से। आज वो अपने घर के पेपर्स भी लाने वाले थे, लेकिन मुझे लगता है कल उन्हें जो फ्रॉड कॉल आया था उसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। किस फ्रॉड की बात कर रही हैं आप? सर, सरोज जी को कल एक फ्रॉड कॉल आया था और उन्होंने उसे अपना डेबिट नंबर, CVV और यहाँ तक कि OTP नंबर तक दे दिया था, जिसकी वजह से उनके अकाउंट से 90,000 रुपीज़ डेबिट हो गए थे। और सर मैंने उनसे कहा भी था कि पुलिस स्टेशन जाकर वो FIR दर्ज कराएं। हाँ सर, कल ये औरत यहाँ आई थी, बहुत ही घबराई हुई लग रही थी सर। बेटा थोड़ी मदद करोगे? क्या हुआ चाची? हम तो लुट गए, 90,000 चले गए हमारे बैंक खाते से। 90,000 कट गए? कैसे? वो एक आदमी का फोन आया था बैंक से। उसने कहा हमारे बेटी का सिलीगुड़ी में बैंक का खाता खोलना है, इसके लिए हमें वो क्या कहते हैं उसे, गारंटर। हाँ वो बनना है। फिर उसने हमसे वो ATM कार्ड का नंबर पूछा और फिर एक मैसेज आया। चाची आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है, अब आपको साइबर सेल में जाकर FIR लिखवाना होगा। बेटा हमारे तो समझ में नहीं आता ये सब। कोई बात नहीं चाची, हम बता देते हैं आपको। आइए, इलाहाबाद पुलिस स्टेशन में साइबर सेल के अधिकारी बैठते हैं, उनके पास जाकर आपको कंप्लेन लिखाना है। मैं एड्रेस लिख देता हूँ। वो हमारे पैसे वापस दिलवाएंगे ना? चाची ये तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ वहाँ जाने से पहले आप बैंक से ये जरूर लिखवा लीजिएगा कि वो 90,000 आपने नहीं, उन फ्रॉड लोगों ने खर्च की। लेकिन यहाँ आने से पहले हमने फ़ोन किया था बैंक में, उन्होंने तो कहा कि हमें पुलिस स्टेशन ही जाना होगा। बैंक मैनेजर से लेटर लिखवाना ही होगा चाची, उसके बाद ही साइबर सेल जाना, नहीं तो आपका FIR नहीं लेंगे। सर मैंने उसे बैंक जाकर लेटर लिखवाने के बाद साइबर सेल वालों के पास जाने के लिए बोला भी था। ठीक है सर, मैं बात करता हूँ। सरोज जी कल आपसे एक ऑथराइज लेटर लेने आए थे कि वो पैसा उन्होंने खर्च नहीं किया, बल्कि उनके साथ फ्रॉड हुआ था। हाँ सर, लेटर लेने आई थी वो, पर हम किस बेसिस पे उनको वो लेटर देते? हमारे बैंक एम्प्लॉयज़ अपने कस्टमर्स को हर बार अपडेट करते रहते हैं कि आप अपने कोई भी डिटेल्स किसी से भी शेयर ना करें। फिर भी उन्होंने उस फ्रॉड कॉलर को अपना OTP नंबर खुद ही दे दिया था। मैडम जी ये OTP PTP का ज्ञान नहीं है हमें इसमें कुछ नहीं समझ में आता। उसने कहा कि हम बैंक वाले। देखिए, बैंक एम्प्लॉयज़ अपने कस्टमर से ये सारी डिटेल्स नहीं मांगते हैं, वो फ्रॉड कॉल था। माना वो आपके बैंक का आदमी नहीं था, लेकिन आप ये तो मानते हो ना कि उसने हमारे साथ कुछ गलत किया है, तो आप लिख के दीजिए ना। पुलिस ने कहा बैंक से लिखवा लीजिए, लेटर लीजिए। हम आपको ऐसा कोई भी लेटर लिख कर नहीं दे सकते हैं। हाँ प्लीज़ पुलिस के पास जाइए, वही आपकी मदद करेगी।
मैडम जी हम अभी पुलिस के पास होके आए, उन्होंने कहा लेटर लिख दीजिए। मैडम जी बेटा तुम तो जानते हो मैंने पैसे भरे थे, तुम तो सॉरी सरोज जी, मैं कुछ नहीं कर सकता। सरोज के साथ हुआ फ्रॉड सरोज की बेटी विभा की गलती की वजह से भी हुआ था, जो जल्द ही विभा के बयान से साफ होने वाला था। माँ के साथ जो भी कुछ हुआ वो हमारी वजह से ही हुआ है, और उसी आदमी ने फ्रॉड किया है माँ के साथ, जिसने हमें उस दिन फ़ोन किया था। लेकिन हम तो अभी प्रेग्नेंट हैं और हमारी 3 महीने में डिलीवरी भी है, तो अगर हम आपके बैंक में अकाउंट खोलते हैं तो क्या हमें उसका लाभ मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा मैडम, मैंने बताया ना, हमारे बैंक में अकाउंट खोलने पर हमारा बैंक आपको 2 लाख का मेडिकल एक्सपेंस बेयर करेगा। लेकिन हम तो आपके बैंक में नहीं आ सकते अभी, हमारे लिए आपके बैंक आना तो बहुत मुश्किल होगा। कोई बात नहीं मैडम, हम आपका अकाउंट फोन पे ही खोल सकते हैं, लेकिन आपको एक गारंटर लगेगा जिसे अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स हमें देनी होगी। आपका कोई ऐसा रिलेटिव है जो आपका गारंटर बन सके? हमारे पति तो आर्मी में है, वो तो आपसे बात नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन हमारी अम्मा वो इलाहाबाद में रहती हैं और वो आप लोगों से बात भी कर सकती हैं और उनका अकाउंट भी है बैंक में। कोई बात नहीं मैडम, आप हमें उनका नंबर दे दीजिए और उन्हें बता दीजिए, हम उन्हें फ़ोन करेंगे। सर हमने उसे माँ का नंबर दे दिया था और हमने माँ को फ़ोन करके बताया था कि वो उन्हें फ़ोन करेगा। हाँ हाँ अम्मा, बिल्कुल ठीक है। वो दरअसल हमने आपको इसलिए फ़ोन किया था कि हमें ना आपकी एक मदद चाहिए। मदद? कैसा मदद? अम्मा अभी ना आपको एक फ़ोन आएगा, वो बैंक का आदमी है, हमारा बैंक अकाउंट खोल रहा है, आपको हमारे बैंक अकाउंट का गारंटर बनाना चाहता है। आपसे जो भी वो डिटेल्स मांगेगा बस आप उन्हें दे दीजिएगा। किस नंबर से कॉल आया था आपको? सर ये नंबर था, और सर हमें माँ ने बताया था कि उन्हें उस आदमी का फ़ोन आया था। हेलो मैम, मैं डीएसएम बैंक से अमित शर्मा बोल रहा हूँ। आपका नंबर आपकी बेटी विभा ने दिया है। और सर थोड़ी देर बाद माँ ने हमें दोबारा फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि उनके बैंक अकाउंट से 90,000 रुपये कट गए, और उसके बाद माँ ने हमारा फ़ोन ही नहीं उठाया। हमें लगा कि माँ हमसे बहुत गुस्सा हो गई, हमसे नाराज़ हैं। सर हमने कभी नहीं सोचा था कि माँ कुछ ऐसा कदम उठाएंगी। ध्यान रखना खुद का। क्या 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 गलत हो गया अम्मा, मुझे बताइए आप। अम्मा आप रो क्यों रही हैं? अम्मा कुछ बोलिए आप। तो हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है कि जो लास्ट ईयर की बीपीएल की रिपोर्ट्स आई हैं उसमें पॉवर्टी लाइन में डियर सर, एज पर योर कंप्लेंट नंबर 15392 वी चेक्ड एवरीथिंग एंड फाउंड दैट योर क्रेडिट कार्ड एंडिंग विद 9009 वाज यूज्ड फॉर ऑनलाइन शॉपिंग फॉर 3 लाख 9009 on 20th September 2017. नितिन, you please continue. ओके सर। सो जैसा कि सर ने बोला है कि रिपोर्ट हम सबके पास आ चुकी है। 87,000 मेरा कार्ड। अपने क्रेडिट कार्ड में हुई फ्रॉड ट्रांजैक्शन के लिए मोहित शर्मा दिल्ली पुलिस के साइबर सेल यूनिट से मिले। ये हो क्या रहा है? इन फ्रॉड्स ने मुझ जैसे ऑफिसर को चूना लगा दिया, तो आम जनता का क्या होगा? क्या इन लोगों को हमारी साइबर पुलिस का कोई खौफ नहीं है? सर आई एम सरप्राइज्ड कि आपने अपने क्रेडिट कार्ड की कॉन्फिडेंशियल डिटेल कॉलर को दे दी। मुझे बैंक के टोल फ्री नंबर से कॉल आया था, मुझे लगा जेन्युइन होगा। बैंक में कॉल किया तो वो लोग कहते हैं कि दीपक तिवारी नाम का फ्रॉड वहाँ कोई काम ही नहीं करता है। बट यू जस्ट फिगर इट आउट कि इसके पीछे रियलिटी क्या है। सर आई सॉ योर क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन 29 सितंबर को 60,000 और 87,000 यही फ्रॉड ट्रांजैक्शन हुई थी ना आपके अकाउंट से? यस, प्लीज चेक एवरीथिंग कि मेरा कार्ड किसने यूज़ किया और मुझे बैंक के टोल फ्री नंबर से किसने कॉल किया था। एंड सेंड हिम बिहाइंड द बार्स। सर, विल स्टार्ट आवर इन्वेस्टिगेशन। थैंक यू सर। सरोज त्रिवेदी के अकाउंट से जो 90,000 रुपये की ट्रांजैक्शन हुई थी वो ट्रांजैक्शन 24 सितंबर की दोपहर 1:30 बजे हुई थी। लेकिन सर उस ट्रांजैक्शन से पहले सरोज त्रिवेदी को इस नंबर से 2 बार कॉल आए थे। हेलो, और इसी नंबर से विभा को भी कॉल आया था। लेकिन अभी यह नंबर लगातार बंद आ रहा है सर। किसका नंबर है ये?
सर ये नंबर गोरखपुर के किसी गिरधारी लाल पुरोहित के नाम पे रजिस्टर है। सर ये वही फ्रॉड कॉलर हो सकता है जिसने सरोज से उसके डेबिट कार्ड के डिटेल्स और ओटीपी मांगा था। इलाहाबाद पुलिस जब गोरखपुर के उस एड्रेस पर पहुंची तो पाया कि वहां कोई गिरधारी लाल पुरोहित नहीं रहता था और जल्द ही यह भी साफ हो गया कि वो नंबर जिससे सरोज को फ्रॉड कॉल किया गया था वो फेक आईडी देकर खरीदा गया था। और इलाहाबाद साइबर पुलिस द्वारा यह पता लगा लिया गया था कि सरोज के 90,000 कहां इस्तेमाल किए गए थे। सर सरोज के डेबिट कार्ड के जरिए एक ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल से एक एलईडी टीवी और एक रेफ्रिजरेटर खरीदा गया था। सर खरीदने वाले ने डिलीवरी एड्रेस लखनऊ का दिया था। ये किसी आशीष पांडे के एड्रेस है जिसका पता 35C आनंद नगर सर्किट रोड लखनऊ है। सर ये डिलीवरी डेट 28 सितंबर है। यानी कि सरोज के पैसों से खरीदा गया टीवी और फ्रिज लखनऊ के इस आशीष को डिलीवर होगा। लेकिन सर अब इस डिलीवरी को रोका नहीं जा सकता क्योंकि कंपनी ने FX कुरियर के जरिए ऑलरेडी ऑर्डर डिस्पैच कर दिया है। डिलीवरी कैंसिल भी नहीं करना है क्योंकि कल टीवी और फ्रिज लेने आशीष को उसके घर से मरंगे हाथों गिरफ्तार करेंगे। इनके फ्रॉड ने एक औरत को सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया है। हेलो, क्या? ठीक है सर। सरोज के डेबिट कार्ड से खरीदा गया टीवी और फ्रिज जो यहाँ पर डिलीवर होने वाला था वो FX कुरियर के गोडाउन से पहले उठा ले गया। क्या? लेकिन वो डिलीवरी तो यही होने वाली थी ना। आशीष पांडे जी चल। अरे चल। अरे कौन है आप लोग? अरे छोड़े। मैं किसी सरोज को नहीं जानता साहब। इतनी आसानी से जाने का भी कैसे? उसको कॉल करके चूना जो लगाया तूने? मैंने किसी को फोन नहीं लगाया। आप चाहो तो मेरा फोन चेक कर लो। जिस नंबर से तूने कॉल किया था ना वो भी किसी गिरधारी की फेक आईडी देकर खरीदा गया था। साहब मैंने नहीं किया साहब, मैंने नहीं किया। एक गरीब औरत का खाता खाली कर दिया, उसको सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया और कह रहे कुछ नहीं किया। साहब आप विश्वास कीजिए मेरा, मैंने नहीं किया। सरोज त्रिवेदी के डेबिट कार्ड से जो टीवी और फ्रिज खरीदा गया है उसका डिलीवरी एड्रेस तेरे घर का है। अब सीधे से बता दे कि और किस किस को चूना लगाया तूने। और अब पुलिस FX कुरियर के डिलीवरी ऑफिस से सरोज के डेबिट कार्ड से खरीदे गए LED टीवी और रेफ्रिजरेटर कलेक्ट करने वालों का पता लगा रही थी। नहीं साहब आप मेरा यकीन कीजिए, मैं नहीं जानता ये कौन है। इन दो अनजान चेहरों की पहचान पता करने के लिए अब इलाहाबाद पुलिस आशीष पांडे का बैकग्राउंड खंगाल रही थी। उसके कॉल रिकॉर्ड्स और एक्टिविटीज पता लगाई जा रही थी। और अब पुणे की वर्तिका चिटनिस एक फ्रॉड कॉलर के झांसे में आने वाली थी। ऑटो 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 ऑटो। हेलो मैम, मैं INB बैंक से सुरेंद्र पाठक बोल रहा हूँ। मैम हमारा बैंक आपको एक एड ऑन कार्ड ऑफर कर रहा है जिसके साथ आपको 10,000 के फ्री गिफ्ट कूपन दिए जा रहे हैं जिन्हें आप शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स और मूवी टिकट्स खरीदने के लिए भी यूज कर सकती हैं। ओके। इस कार्ड से आपको 5 लाख तक का इंस्टेंट लोन भी मिल सकता है। क्या आप इंटरेस्टेड हैं? यस यस आई एम इंटरेस्टेड। तो इस एड ऑन कार्ड के लिए आपको अपने क्रेडिट कार्ड की कुछ डिटेल शेयर करनी होगी ताकि मैं आपको एड ऑन कार्ड प्रोसेस कर सकूं। जस्ट अ मिनट। हाँ माय कार्ड नंबर इज 1911 3569 9090 1870। जी, अब आपका क्रेडिट कार्ड CVV नंबर बताइए। इट्स 424। हार्दिक हार्दिक
क्या? मेरे क्रेडिट कार्ड से 83,000 रुपीज का ट्रांजैक्शन हुआ है। क्या? अरे क्या 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 कार्ड कुठे माझं? हरवलंस का तू? वेट लागलाय का तुला? फेक दिया था मैंने, हाथ भी नहीं लगाऊंगा उसे। तो फिर कुठे कार्ड कुठे तुझं? कार्ड तो इधर ही है, फिर ट्रांजैक्शन कैसे हुई? सुनो, तुमने कुछ 5 लाख के लोन के लिए एप्लीकेशन किया है बैंक से? क्या? हाँ, यहाँ पे लोन अप्रूवल का मैसेज आया है। इलाहाबाद की सरोज कुमारी और दिल्ली के आईएएस ऑफिसर मोहित शर्मा के बाद अब पुणे की वर्तिका भी एक फ्रॉड कॉलर के झांसे में आ चुकी थी। इलाहाबाद पुलिस सरोज को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले फ्रॉड्स की असल पहचान पता करने में जुटी थी। वहीं दिल्ली पुलिस भी मोहित के साथ हुए ऑनलाइन फ्रॉड के केस क्रैक करने की लीड तलाश रही थी और जल्द ही वर्तिका के साथ हुए फ्रॉड का केस पुणे पुलिस के पास आया। आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, फिर भी आप इस कॉलर के झांसे में आ गई। सर, उसने मुझे कहा था कि बैंक मुझे एक एड ऑन कार्ड इशू करेगा, इसलिए मैंने तुम इतनी बड़ी गलती कर ही कैसे सकती हो? विचारायचं तरी एकदा। सर, वो 6 लाख का फ्रॉड हुआ है, कुछ कीजिए सर। सर, उसने मुझे कहा था कि उस एड ऑन कार्ड पे मुझे 5 लाख का इंस्टेंट लोन मिल जाएगा, लेकिन सर मुझे वो कार्ड मिला ही नहीं और वो 5 लाख का लोन भी इशू हो गया और किसी ने वो यूज भी कर लिया। और सर, मेरे कार्ड से 83,000 रुपीज का ट्रांजैक्शन भी हुआ है। सब पता नहीं है किसने किया। सब प्लीज आप हमारी हेल्प कीजिए। और सब बैंक वाले हमें कह रहे हैं कि हमें ये सारे पैसे उन्हें देने पड़ेंगे जो हमने यूज ही नहीं किए। सर प्लीज कुछ कीजिए, प्लीज हेल्प अस। डोंट वरी, वी विल लुक इनटू द मैटर। सर, मैंने आशीष को अच्छे से खंगाला, लेकिन उसके बैकग्राउंड में इन दोनों की पहचान का कोई भी लीड नहीं मिल पा रहा और आशीष अभी तक अपने बयान पर कायम है कि उसका सरोज त्रिवेदी के साथ हुए ऑनलाइन फ्रॉड से कुछ भी लेना देना नहीं। हो सकता है वो फ्रॉड कॉलर इन्हीं दोनों में से कोई एक हो। तुम अच्छे से पता करो और ये भी पता करो कि इनका कहीं कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है। सर, मैं साइबर पुलिस से मिलता हूँ, वो पता लगा रहा है कि किस आईपी एड्रेस के थ्रू सरोज के कार्ड से शॉपिंग हुई थी। मैनेजर साहब, आपके मुताबिक आपने दिल्ली के कॉल सेंटर में रीचेक किया और आपने पाया कि 29 सितंबर को दोपहर 1:17 पर जो कॉल आईएएस मोहित शर्मा को की गई वो आपके बैंक के टोल फ्री नंबर से ही हुई थी। लेकिन वहीं आप लोगों का यह भी कहना है कि वो कॉल आपके बैंक के कॉल सेंटर के किसी एम्प्लॉय ने नहीं की। यस सर, एंड आई डाउट वो कॉल किसी इंटरनेट सर्वर के थ्रू कनेक्टेड था। वो कॉल किस इंटरनेट सर्वर से कनेक्टेड थी, किससे नहीं, ये हम पता लगा लेंगे। आप बस हमें अपने दिल्ली के कॉल सेंटर के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी डिटेल दीजिए। हमें लगता है कि उनमें से ही किसी ने कॉल की होगी। ओके सर। सर, मैं आईपी एड्रेस पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे सरोज के डेबिट कार्ड के जरिए ऑनलाइन शॉपिंग की गई थी, लेकिन अभी तक वो आईपी एड्रेस ट्रेस नहीं हो पाया है। अच्छा, जिस सिम का यूज़ करके सरोज को कॉल किया गया था, हेलो, उस सिम के जरिए हम कॉलर के फ़ोन का IMEI नंबर ट्रेस कर सकते हैं। हो सकता है इससे फ्रॉड कॉलर तक पहुंचने में आसानी हो। सर, हम कोशिश दोनों तरीके से ही कर रहे हैं। आई होप हमें जल्दी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। खुद को बहुत स्मार्ट समझती हो। ये क्या किया? डफर हो तुम, समझी तुम? डफर, और कुछ नहीं। नुकसान कर सकती हो तुम मेरा। हाँ, मैंने शादी क्यों की तुमसे, यही नहीं समझ में आ रहा। जिस दिन से लाइफ में आई हो उस दिन से सब बर्बादी। मेरा जॉब छूट गया, अब ये बिजनेस जो है वो सेटल नहीं हो रहा। अरे पनौती हो तुम मेरे लाइफ की सबसे बड़ी पनौती। हार्दिक, जो भी नुकसान हुआ है वो मेरा हुआ है, और अगर तुम्हें लगता है ना कि तुमने मुझसे शादी करके गलती की है तो अपनी गलती सुधार दो ना, छोड़ दो मुझे। मानव, तुम मुझसे नाराज है क्या? पता था ना आपको कि अम्मा को ये बैंक के बारे में कोई जानकारी नहीं है, फिर भी आपने उनको, अगर अम्मा ने आत्महत्या की है वो आपकी वजह से की है। आप ये सब कुछ बोलती ना, ये सब कुछ होता। मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन अब भी मैं क्या करूं? कहां से लाऊं अपनी अम्मा को? सर, वी चेक्ड। उन लोगों ने मालवेयर सॉफ्टवेयर यूज करके मल्टीपल आईपी एड्रेसेस जंप किए, फिर बैंक के सर्वर से कनेक्ट किया और फिर उसी बैंक के टोल फ्री नंबर से 29 सितंबर को 1:17 पे आपको कॉल किया गया।
अच्छा, इसी के चलते मेरे फोन पर बैंक के टोल फ्री नंबर से कॉल आ रहा था? जी, लेकिन वो कॉल बैंक का कोई एम्प्लॉय नहीं, वो हैकर कर रहा था जिसने बैंक के उस टोल फ्री नंबर को हैक कर लिया था। लेकिन पैसे, मेरे पैसे कहाँ गए? आइए सर, समझाता हूं मैं। आपके अकाउंट से जो पैसे निकाले गए वो एक ऑनलाइन पोर्टल पे शॉपिंग करने के लिए निकाले गए। यहाँ शॉपिंग के लिए ऑर्डर दिया गया, उस ऑर्डर को कैंसिल करके पैसे यहाँ ना ट्रांसफर करके यहाँ एक ई वॉलेट में पैसे ट्रांसफर किए गए। किसका ई वॉलेट? सर यही पता करने की कोशिश कर रहे हैं। ई वॉलेट यानी इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट, जो कि एक ऑनलाइन सुविधा है जिसके जरिए आप बड़ी आसानी से अपने कंप्यूटर से या फिर अपने मोबाइल फ़ोन की एप्लीकेशन से ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं या ऑनलाइन पेमेंट यानी कि पैसा भी रिसीव कर सकते हैं। ई वॉलेट देश में डीमोनेटाइजेशन के पहले से चलन में आ चुका था, जिसका मकसद था रोज़मर्रा के कैश के लेन देन को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना। लेकिन इस तरह का ई वॉलेट रखने वालों की आइडेंटिफिकेशन की सही जांच नहीं हो पाती। इसी को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने अब ये निर्देश दिया है कि सभी ई वॉलेट होल्डर्स के आधार लिंक और उनका केवाईसी अपडेट करना अनिवार्य है। केवाईसी यानी कि नो योर कस्टमर। अपने कस्टमर की आईडी और एड्रेस प्रूफ की सही से जांच करना बैंक की जिम्मेदारी है। आईएएस ऑफिसर मोहित शर्मा के साथ हुए फ्रॉड का पैसा जिस ई वॉलेट में जमा हुआ था, उस ई वॉलेट की पहचान फर्जी थी। तो क्या पुणे पुलिस वर्तिका के साथ फ्रॉड करने वालों की पहचान पता कर पाएगी? सर, वर्तिका चिटनीस के क्रेडिट कार्ड पर जो 5 लाख का इंस्टेंट लोन अप्रूव हुआ था, वो नालंदा बिहार के एक बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हुआ। बैंक को कांटेक्ट करो और इस अकाउंट को इमीडिएटली फ्रीज करने को बोलो। सर, मैंने ऑलरेडी रिक्वेस्ट भेज दिया। सर, आपका पैसा जिस ई वॉलेट अकाउंट में ट्रांसफर किया गया था वो किसी मुकुंद सिन्हा के नाम पे है, लेकिन इस मुकुंद सिन्हा के प्रोफाइल में जो नंबर है वो फेक आईडी से खरीदा गया और इसके प्रोफाइल में जितनी भी डिटेल्स हैं सारी फेक हैं। सर, तो फिर मेरा पैसा मुकुंद सिन्हा के वॉलेट से कहाँ चला गया? सर, दरअसल इस मुकुंद सिन्हा के ई वॉलेट से पैसा निकाल करके इन 5 अलग अलग ई वॉलेट अकाउंट्स में पैसा ट्रांसफर कर दिया गया। 5 ई वॉलेट? जी। तो इन 5 ई वॉलेट का कुछ पता चला? अभी तक तो नहीं सर, लेकिन हमारी पूरी टीम बड़ी मुस्तैदी से इनका पता लगाने की कोशिश कर रही है। बहुत जल्द हम इन 5 ई वॉलेट अकाउंट्स का आईपी एड्रेस और उस फेक कॉलर का जिसने आपको कॉल किया था उसका आईपी एड्रेस पता लगा लेंगे। हो ना हो, ये किसी आईटी एक्सपर्ट का काम लगता है। एग्रीड सर, बट ये लोग जो भी हैं बहुत जीनियस। पता ये लगाना है कि ये लोग ऑपरेट कहाँ से कर रहे हैं। मोहित शर्मा के साथ हुए फ्रॉड का पैसा सिर्फ एक फर्जी पहचान से खोले गए ई वॉलेट में नहीं था, बल्कि उससे 5 और ई वॉलेट होल्डर्स को पैसा ट्रांसफर किया गया था। जिस पैमाने पर यह फ्रॉड हुआ था, क्या उसे करने वाले अपराधी वाकई में आईटी एक्सपर्ट्स थे? लेकिन यह साफ था कि उनकी असल पहचान पता करने में पुलिस को अब काफी मशक्कत करनी थी। वहीं इलाहाबाद पुलिस उन लोगों की पहचान पता करने में अब तक नाकाम नजर आ रही थी जो लोग सरोज की आत्महत्या की वजह बने थे। सर, मैंने पता लगाने की कोशिश की, लेकिन इन दोनों चेहरों से रिलेटेड ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन हाथ नहीं लगी जिससे एक क्लू मिले कि इन लोगों का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड भी है। सर, अभी नालंदा बैंक से फोन आया है। बैंक के एक्शन लेने से पहले किसी ने सारे पैसे विड्रॉ कर लिए। व्हाट? यस सर। इस जानकारी के बाद पुणे पुलिस टीम तुरंत नालंदा के लिए रवाना हो गई। वहीं दिल्ली पुलिस के लिए एक बार फिर से उन 5 ई वॉलेट होल्डर्स की जानकारी हैरान कर देने वाली थी, जिनको आईटी एक्सपर्ट्स के फ्रॉड्स का नेक्सस समझा जा रहा था। सर, ये देखिए, ये है ई वॉलेट अकाउंट्स। शिमला, पटना, कानपुर, सुल्तानपुर, सहारनपुर, सब मल्टीपल सिटीज के अकाउंट्स हैं। सर, ये जितने भी ई वॉलेट अकाउंट होल्डर्स हैं सभी के मोबाइल बंद है। शिमला, इंदौर, पटना, कानपुर, नोएडा, बहुत बड़ा नेक्सस लगता है इनका, इसीलिए इतनी सिटीज में फैला हुआ है। सर, ये अकाउंट अनीस अंसारी के नाम पे रजिस्टर था। अनीस के अकाउंट में पैसा आ रहा था और वो हमेशा मिनिमम बैलेंस छोड़ के विड्रॉ कर लेता था, लेकिन इस बार उसने विड्रॉ करने के तुरंत बाद बैंक अकाउंट बंद कर दिया। ये उसके डॉक्यूमेंट से आप देख सकते हैं।
फ़ोन तो स्विच ऑफ है और जिस पैमाने पे फ्रॉड हुआ है मुझे लगता नहीं कि अनीस इस एड्रेस पे मिलेगा। अनीस के अकाउंट का गारंटर कौन था? मुझे उस गारंटर की डिटेल्स दीजिए। जी सर, मैं देता हूँ। सर, उन ई वॉलेट रखने वालों के फ़ोन नंबर्स फेक आईडी से खरीदे गए थे और उन्होंने फेक एड्रेस दिए थे। और वो ई वॉलेट अकाउंट्स अभी भी एक्टिव हैं। न जाने अब तक कितने कंज्यूमर्स का पैसा वो कंज्यूम कर चुके होंगे। लेकिन सर, एक ई वॉलेट का पैसा नोएडा के सेक्टर 17 में ट्रस्ट बैंक में एक अभिजीत नाम के अकाउंट में ट्रांसफर हुआ था, जो अभी तक विड्रॉ नहीं हुआ है। आप कहते तो उसका अकाउंट में फ्रीज करा दूं सर? नहीं, अगर इसका अकाउंट फ्रीज करवाया तो वो अलर्ट हो जाएगा। इस बैंक के ब्रांच मैनेजर से मेरी बात करवाओ। ओके सर। हेलो, सर मेरी अभी अभी अभिजीत से बात हुई है। ही सेड ही विल कम टुमारो, लेकिन टाइम नहीं बता पाया सर। थैंक यू। पुलिस अभिजीत कुमार के बैंक आने के बाद उसको गिरफ्तार करने वाली थी, लेकिन अभिजीत बैंक नहीं आया और अभिजीत कुमार नोएडा में जिस पते पर रह रहा था वहां भी ताला था और उसका मोबाइल भी बंद था। इन आईटी एक्सपर्ट फ्रॉड्स का नेक्सस पता करने के लिए अब अभिजीत कुमार के कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले जा रहे थे। वहीं पुणे पुलिस अनीस अंसारी को नालंदा बैंक में उसको इंट्रोड्यूस करवाने वाले अनीस अंसारी के गारंटर से मिली। शायद सर वो जामताड़ा का था। जामताड़ा? जी सर, जिस आईपी एड्रेस के जरिए सरोज के डेबिट कार्ड से ऑनलाइन शॉपिंग की गई थी वो जामताड़ा में एक्टिव था। जामताड़ा? जी सर। और सर, सरोज के नंबर पे जो फ्रॉड कॉल किया गया था हेलो, वो भी जामताड़ा से किया गया था। लेकिन जामताड़ा है कौन सी जगह, कौन से स्टेट में? सर फाइनली उस सोर्स सर्वर के आईपी एड्रेस का पता चल गया है, जिसे मोहित शर्मा को बैंक के टोल फ्री नंबर से कॉल किया गया था। हेलो, वो आईपी एड्रेस जामताड़ा में एक्टिव था। जामताड़ा? ये जामताड़ा है कहाँ पे? आखिर कहाँ था ये जामताड़ा, जो पुलिस के लिए भी एक अनसुनी जगह थी? आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं, हेलो हेलो हेलो, डायल कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर, मैं एबीएस बैंक से बोल रहा हूँ। 35283456 सर, क्रेडिट कार्ड के पीछे से सीवी नंबर दीजिए। 1 2 3 ओके सर। सर आपके लिए बहुत ही बढ़िया ऑफर आया है सर, आप इंटरेस्टेड हैं? आपका सर आप नंबर बता सकते हैं? 973528345682। हेलो हेलो हेलो, मैं HUBC बैंक की चंडीगढ़ ब्रांच से बोल रहा हूँ। जी, मैं SDI बैंक के मुंबई कॉल सेंटर से बात कर रहा हूँ। आपका डेबिट कार्ड नंबर बोलिए। आपके क्रेडिट कार्ड का CVV नंबर बताइए। मैम, मैं DSM बैंक से अमित शर्मा बोल रहा हूँ। क्या पुलिस इन ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले अपराधियों तक पहुंच पाएगी? ये हम जानेंगे कल रात इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।